चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के अपने नए टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं, साथ साथ स्टूडेंट भी ज्वाइन करते रहेंगे। टुडे आवर न्यू टॉपिक इज़ बायोकेमिकल जेनेटिक्स। इससे पहले हमने फार्माकोजेनेटिक्स पढ़ा। आज हम बायोकेमिकल जेनेटिक्स पढ़ेंगे। बायोकेमिकल जेनेटिक्स ये जो वर्ड, इसको वर्ड बोल लें, टर्मिनोलॉजी बोल लें, सब्जेक्ट बोल लें, so it basically derived from three subjects or three words: biochemistry, metabolism and genetics. यानी ये जो सब्जेक्ट है बायोकेमिकल जेनेटिक्स, टर्मिनोलॉजी है बायोकेमिकल जेनेटिक्स, इट रिवॉल्व्स अराउंड the three disciplines basically: biochemistry and study of the biomolecules, that molecule which involves life जिससे मिलके बनी है या जो लाइफ को चला रहे हैं वो मॉलिक्यूल्स। मेटाबॉलिज्म वही मॉलिक्यूल जो लाइफ को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं या लाइफ को चला रहे हैं, उनकी सिंथेसिस और उनकी डिग्रेडेशन, व्हाट वी कॉल मेटाबॉलिज्म, और उसकी सिंथेसिस और उनकी डिग्रेडेशन की इंफॉर्मेशंस जहाँ पे स्टोर हैं, यानी जेनेटिक्स। इन तीनों टर्मिनोलॉजीज को मिला के ये टर्म बनती है बायोकेमिकल जेनेटिक्स। यानी बायोकेमिकल जेनेटिक्स की जो फील्ड है, इट टेल अस अबाउट the fact that all the metabolic processes, all the biochemical reactions that are being taken place inside the body, whether that metabolic process is either for the synthesis of the biomolecule or whether it is meant for the degradation of the biomolecule, that is being encoded or the information is being stored inside the genetics or inside the genes actually. यानी अब कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस ले लें, हर मेटाबॉलिक प्रोसेस एक प्रिकर्सर से स्टार्ट होता है। प्रिकर्सर के बाद उसके डिफरेंट इंटरमीडिएट्स होते हैं और एंड पे आके एक प्रोडक्ट बनता है। तो प्रिकर्सर से लेके उसके इंटरमीडिएट और एंड प्रोडक्ट बनने तक जो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, हर स्टेप को कोई ना कोई एंजाइम उसको मीडिएट कर रहा होता है, कैटलाइज कर रहा होता है। और वी नो द फैक्ट के एंजाइम्स, चाहे अगर वो प्रोटीन के एंजाइम्स हो, प्रोटीन बेस्ड हो, या चाहे वो आरएनए बेस्ड हो, दोनों के जीन्स होते हैं। आरएनए के भी जीन्स होते हैं, वो भी डेफिनेटली उनकी इंफॉर्मेशन भी डीएनए के अंदर एनकोडेड होती हैं, डीएनए के अंदर स्टोर होती हैं, वो भी ट्रांसक्राइब होते हैं। और फिर अगर वो आरएनए लेवल के ऊपर फंक्शन हो तो फिर वो आरएनए लेवल के ऊपर फंक्शन करेंगे, ट्रांसलेट नहीं होंगे। लेकिन अगर उनकी प्रोटीन बननी है तो वो आरएनए की ट्रांसलेशन होगी, मैसेंजर आरएनए की ट्रांसलेशन होगी, प्रोटीन बनेगी। तो एनीवेज कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हो, उसके जितने भी स्टेप्स हों, हर स्टेप को एक एंजाइम मीडिएट करता है, कैटलाइज करता है, और हर एंजाइम के बैक एंड पे कोई ना कोई जीन रिस्पॉन्सिबल होता है जो उस एंजाइम की सिंथेसिस को कंट्रोल कर रहा होता है, यानी उसकी इंफॉर्मेशन डीएनए के ऊपर पड़ी हुई होती है। तो इट मीन्स अगर हम इस ओवरऑल सिनेरियो को देखें, so we can say that all the metabolic reactions are being controlled genetically. तो genetically in हर metabolic process genetically control होता है। We know कि there are four, broadly speaking, there are four major types of the biomolecules: carbohydrates, lipids, proteins, nucleic acids. अब इनकी सिंथेसिस का मेटाबॉलिक प्रोसेस हो, जिसको हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं, या जिसको हम एनाबॉलिज्म बोलते हैं, या इनकी डिग्रेडेशन का मेटाबॉलिक प्रोसेस हो, यानी कैटाबॉलिज्म प्रोसेस हो, जेनेटिकली कंट्रोल्ड होते हैं। अब वन बाय वन करके एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है, तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हम सिंगल जस्ट क्रेब्स साइकिल की एग्जांपल लेते हैं। बायोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे कि क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होता है फ्रॉम when oxaloacetate interacts with the acetyl-CoA and it leads to make the citrate. अब इस रिएक्शन को भी मीडिएट सिट्रेट सिंथेज करता है, जो प्रोटीन बेस्ड एंजाइम है। सिट्रेट से बनता है सिस एकोनाइट्रेट, इसको भी एकोनाइट्रेज मीडिएट करता है। चलते चलते आइसोसिट्रेट अल्फा कीटोग्लूटारेट, इसको भी आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है जो इसको मीडिएट करता है। अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनाइल कोए, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, आप ये देखते जाए फुल साइकिल को। इस फुल साइकिल में जितने भी स्टेप हैं, हर स्टेप को कोई ना कोई एंजाइम मीडिएट कर रहा है।
एंजाइम कैटालाइज कर रहा है, और हर एंजाइम को बैक एंड पे कोई ना कोई जीन कंट्रोल कर रहा है। सिमिलरली फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म को अगर आप देखें, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में हम एग्जांपल फॉर इंस्टेंस हमने फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड जो कि स्टार्ट होती है राइट फ्रॉम हेयर कि फैटी एसाइल को ए सबसे बनता है, सबसे पहले बनता है इसको, यानी फैटी एसिड के साथ कोई एंजाइम ए रिएक्ट करता है, फैटी एसाइल को ए बनता है, फैटी एसाइल को ए से फिर इसकी डिहाइड्रोजनेशन होती है फैटी एसाइल को ए की, और ये एसाइल को ए डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है जो उसको डिहाइड्रोजनेट करता है, और फिर इनाइल को ए बनता है, उससे फिर बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को ए बनता है, और बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को ए से अल्फा कीटो ग्लूटारेट, और फिर इससे अल्फा एसाइल को ए से 2 कार्बन कंपाउंड यानी एसिटाइल को ए रिलीज हो जाता है, और इस एसिटाइल को ए से को एंजाइम एसिटाइल को ए 2 कार्बन कंपाउंड रिलीज हो जाता है, और जो फैटी एसाइल बचता है विच इज shortened by the 2 carbon, it again enters to another round of the degradation and so on. तो ये जितने भी स्टेप्स हैं, हर स्टेप को कोई ना कोई एंजाइम से मीडिएट। सिमिलरली अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म लें, यानी प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की एग्जांपल हम लें, तो ब्रॉडली स्पीकिंग जो प्रोटीन्स हैं वो प्राइमरीली अपने स्मॉल यूनिट्स में कन्वर्ट होते हैं, यानी अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होते हैं। ये इंट्रासेलुलर प्रोटीन से भी आ सकते हैं अमाइनो एसिड, और ये डाइटरी प्रोटीन से भी आ सकते हैं, जो सिंपल डाइजेशन का प्रोडक्ट होता है अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड्स या यूज हो जाते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, न्यू प्रोटीन्स बनानी हो तो ट्रांसलेशन पूल में चले जाते हैं। अदरवाइज अमाइनो एसिड की जो मेटाबॉलिज्म है इसमें अमाइनो ग्रुप अलग हो जाता है प्राइमरीली, और कार्बन स्केलेटन अलग हो जाता है along with the carboxylate group as well. जो अमाइनो ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप यूरिया साइकिल को ज्वाइन करता है, क्योंकि अमाइनो ग्रुप राइट अवे एक्सक्रीट नहीं हो सकता फ्रॉम द बॉडी, इसको प्राइमरीली एक नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस में यूरिया में कन्वर्ट करना होता है, तो इसलिए जो अमाइनो ग्रुप है इसका ये यूरिया साइकिल को ज्वाइन करता है इनसाइड द लिवर, और ये यूरिया में कन्वर्ट होकर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी। और दूसरी तरफ जो कार्बन स्केलेटन है, कार्बन स्केलेटन सिट्रिक एसिड साइकिल यानी क्रेब्स साइकिल को टीसीए साइकिल को ज्वाइन करता है। अब इसमें फिर 2 स्टेप आ जाते हैं, या तो ये फुली क्रेब्स साइकिल में इन्वॉल्व रहते हैं, एनर्जी बनती रहती है इससे, या फुली, या फिर ये कि ये क्रेब्स साइकिल से लीव कर जाता है आफ्टर कंप्लीट डिग्रेडेशन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी प्रोडक्शन, या ये कि ऑक्जेलो एसीटेट वाले स्टेप पे आके ऑक्जेलो एसीटेट जो है क्रेब्स साइकिल से लीव करके ग्लूकोनियोजेनेसिस को ज्वाइन करता है और ग्लूकोज बनता है। अब सिट्रिक एसिड को अगर अलहदा से देखें, सॉरी यूरिया साइकिल को अलहदा से देखें, तो यूरिया साइकिल में सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में यूरिया साइकिल बेसिकली हेपेटोसाइट्स में टिपिकली सिर्फ होता है, और हेपेटोसाइट्स में विद इन अ सिंगल सेल इसका हाफ प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है और हाफ इसका साइटोसोल में होता है। स्टार्ट ये माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। अमाइनो ग्रुप माइटोकॉन्ड्रिया में बाइकार्बोनेट आयन से रिएक्ट करके कार्बामाइल फास्फेट बनाते हैं। उस कार्बामाइल फास्फेट से फिर सिट्रोलिन बनता है, यानी आर्निथीन के साथ कंबाइन होने के बाद सिट्रोलिन माइटोकॉन्ड्रिया से ट्रांसपोर्ट होता है आउटसाइड माइटोकॉन्ड्रिया टू द साइटोप्लाज्म, और फिर ये सिट्रोलिन एस्पार्टेट से रिएक्ट करके आर्जिनिनोसक्सिनेट बनाता है। आर्जिनिनोसक्सिनेट से फिर आर्जिनिन अलग, यूरिया अलग हो जाते हैं, और आर्निथीन दोबारा माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट बैक होते हैं टू फैसिलिटेट अनदर राउंड ऑफ द यूरिया साइकिल। इसमें भी आप जितने भी स्टेप्स को आप देखें, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 1, 2 within the mitochondria, and then the step number 1, 2 and 3 within the cytosol. तो हर स्टेप को कोई ना कोई एंजाइम मीडिएट कर रहा है। इस तरह कार्बामाइल फास्फेट सिंथेज 1 है, ऑर्निथिन ट्रांसकार्बामाइलेज है, आर्जिनिनोसक्सिनेट सिंथेज है, आर्जिनिनोसक्सिनेज है, आर्जिनेज है, एक्सेट्रा। ये सारे प्रोटीन बेस्ड एंजाइम्स हैं। प्रोटीन बेस्ड अगर एंजाइम है तो डेफिनेटली इनके जीन्स डीएनए के ऊपर पड़े हुए होंगे, और ये पूरा का पूरा मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है दैट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय जेनेटिक्स।
तो चूँकि और अगर इनमें कोई भी एंजाइम किसी भी स्टेप के ऊपर अगर वो डिफेक्टिव हो जाएगा तो वहाँ पे आके एक ब्लॉक सा क्रिएट हो जाता है, और ब्लॉक क्रिएट होने की वजह से जो सक्सीडिंग मेटाबोलाइट है, वो सक्सीडिंग मेटाबोलाइट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। अब वो डिपेंड करता है उसकी नेचर के ऊपर। सम टाइम वो जस्ट उस स्पेसिफिक टिश्यू को डैमेज करता है, सम टाइम दे क्रॉस द बैरियर एंड दे डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द बॉडी, and primarily they affect the nervous system and then the other tissue as well. फर्दर फिर बाद में और एग्जाम्पल्स के पढ़ते हैं हम। तो और ये डिफेक्ट क्यों क्रिएट होगा? डेफिनेटली जीन म्यूटेट होने की वजह से। जीन म्यूटेट हो जाएगा तो एंजाइम अपना फंक्शन लॉस कर देगा। एंजाइम अपना फंक्शन लॉस करेगा तो वो एंजाइम किसी भी स्टेप को मीडिएट कर रहा हो, पूरे का पूरा मेटाबॉलिक प्रोसेस ब्लॉक हो जाएगा। तो इन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को हम इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं, क्योंकि बिकॉज दे यूजुअली अपीयर कंजेनिटली बाय बर्थ। बच्चों में सबसे पहले ये अपीयर होते हैं, तो चूंकि ये बाय बर्थ अपीयर होते हैं इसलिए इनको इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म कहते हैं, क्योंकि इसमें मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर एरर आ जाता है। मेटाबॉलिक प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाता, फुल साइकिल नहीं कंप्लीट हो पाता, एक ब्लॉक से क्रिएट हो जाता है। और ये एरर चूंकि अपीयर होता है राइट आफ्टर द बर्थ, इसलिए इनको इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। सबसे फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म की, और इसमें हम फिनाइल एलानिन अमाइनो एसिड की हम एग्जांपल लेते हैं। इट्स अ वेल नोन एग्जांपल कि फिनाइल एलानिन अमाइनो एसिड इज एक्चुअली एसेंशियल अमाइनो एसिड। एसेंशियल अमाइनो एसिड इसलिए है बिकॉज आवर बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज फिनाइल एलानिन, we definitely we need it through the exogenous source. डाइट से हमें फिनाइल एलानिन मिलती है, और फिर वही फिनाइल एलानिन के फिर डिफरेंट पर्पसेस हैं। So the very first purpose is of the phenylalanine is the synthesis of the tyrosine. कि अब टायरोसिन एक्सोजेनस सोर्स में मिल सकता है, लेकिन बॉडी टायरोसिन खुद भी सिंथेसाइज कर सकती है। So that's why tyrosine is a non-essential amino acid. Why? Because the body has the ability to synthesize this amino acid. और किस तरह सिंथेसाइज होता है? Because of the hydroxylation, phenylalanine hydroxylase. फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्साइलेज एंजाइम फिनाइलएलानिन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड करके जब हाइड्रोक्साइलेट करता है फिनाइलएलानिन को, तो हाइड्रोक्साइलेटेड फिनाइलएलानिन से टायरोसिन, और इस एंजाइम को फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्साइलेज। तो अब टायरोसिन के पास दो तीन ऑप्शंस होते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 के टायरोसिन डोपा में कन्वर्ट हो जाए और फिर डोपामिन सिंथेसिस के पाथवे में एंटर हो जाए। दिस इज द फर्स्ट चॉइस। द सेकंड चॉइस इज के टायरोसिन की आयोडीनेशन हो, और आयोडीनेशन के रिजल्ट में टायरोसिन, ट्राई आयोडो टायरोसिन, टेट्रा आयोडोथायरोसिन को थायरॉक्सिन बोलते हैं, T3 और T4 को थायरॉक्सिन बोलते हैं। ये हार्मोन्स हैं बेसिकली, जो थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स हैं, और ये इसी टायरोसिन से बनते हैं, उनकी आयोडीनेशन से बनते हैं T3 एंड T4। और चॉइस नंबर 3 इज के टायरोसिन जो है ये कम्प्लीटली मेटाबोलाइज हो जाए। अब कंप्लीट मेटाबॉलिज्म के लिए टायरोसिन सबसे पहले होमोजेंटिस्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। होमोजेंटिस्टिक एसिड से एसिटिक एसिड बनता है, और ये बनता है बिकॉज ऑफ द एंजाइम होमोजेंटिस्टिक एसिड डाईऑक्सीजनेज। ये एक एंजाइम है जो कि होमोजेंटिस्टिक एसिड को ऑक्सीजनेट करता है, और एज ए रिजल्ट एसिटोएसिटिक एसिड बनता है, और ये फिर एसिटोएसिटिक एसिड फुली मेटाबोलाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी बनाता है। अब ये फुल एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है, मेटाबॉलिक पाथवे है ऑफ द फिनाइलएलानिन अमीनो एसिड। अब इसमें डिफरेंट रीजन्स के ऊपर ब्लॉक क्रिएट हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द डिफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम्स। So the very first example is the phenylalanine hydroxylase deficiency. Phenylalanine hydroxylase जो कि इस स्टेप को ब्लॉक करता है, यहाँ पे आके ब्लॉक हो जाएगा। अब phenylalanine hydroxylase, अब phenylalanine के पास और कोई चॉइस नहीं है कंप्लीटली मेटाबोलाइज होने के लिए कि वो टायरोसिन में कन्वर्ट हो। फिनाइलएलानिन डायरेक्ट नहीं कन्वर्ट हो सकता, कंप्लीट
मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है, फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट हो, एंड देन इट गोज लाइक दिस